हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी कैडन स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है और अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उन सभी को हमने इसमें शामिल किया है और साथ ही कुछ नए क्वेश्चन को भी शामिल किया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में कुछ नए क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सके। हमें जो है एग्जामिनर के पूछने की जो लैंग्वेज है उसको समझना है कि उसने पूछा क्या है। पहला क्वेश्चन जो हमारा बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कब से हुई। पंचायती राज की जो शुरुआत है वो हमारे इंडिया में शुरू से ही थी। वैदिक सभ्यता से इसका जो है आरंभ था। पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायती राज का जो शुभ आरंभ है एक संवैधानिक तौर पर लागू की गई, ये कब से की गई, यानी कि बोलने में डिफरेंस है। संवैधानिक तौर पर कोई चीज़ कब लागू होती है, जब किसी संशोधन या किसी एक्ट के जरिए जो है जारी किया जाता है, वो होता है संवैधानिक। जब संविधान में उसे एक स्थान दे दिया जाता है, यानी कि पंचायती राज तो पहले से ही विद्यमान था इंडिया के अंदर, पर पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, ये दिया गया 73वें संविधान संशोधन के तहत। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1993 में हुआ था। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ। अगर अधिनियम पूछ लिया जाए तो 1992। कौन सा अधिनियम था? 1992। 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस अधिनियम के तहत हुआ? 1992। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस प्रधानमंत्री के द्वारा जो है लागू किया गया था, इनकी प्रभावी हुआ था, किसके समय में जो प्रभावी हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किनके राज्य टाइम में जो है लागू हुआ था, ये हुआ था पीवी नरसिम्हा राव। उस समय के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, जब 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है लागू हुआ था। और अधिनियम पूछ लिया जाए तो 1992। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पंचायतों का गठन संबंधी किस अनुच्छेद के अंदर आता है? ये आता है अनुच्छेद 40 के अंदर। और पंचायतों से संबंधित कोई भी काम है और राज्य से ये किसके अंदर आता है? ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं हमारे आयरलैंड से। और जो 73वां संविधान संशोधन है इसके बाद पहली बारी जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत किस गांव से हुई थी? नागौर से हुई थी। राजस्थान के नागौर से इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायती राज जब एक संवैधानिक तौर पर लागू की गई थी तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर से हुई। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो पंचायती राज का जो विधेयक था वो संसद के द्वारा कब पारित किया गया? ये किया गया 20 अप्रैल 1993 को किया। और राष्ट्रपति के द्वारा जब ये विधेयक दोनों ही सदनों में पारित हो गया 20 अप्रैल 1993 को, उसके बाद राष्ट्रपति के पास आया। कब आया? 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को जब इसको राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो गई तब ये क्या बन गया? एक हमारा कानून बन गया। यानी कि 24 अप्रैल 1993 को हमारा पंचायती राज व्यवस्था जो है पूर्णतः जो है बन गया और ये लागू हो गया 73वें संविधान संशोधन के रूप में। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो 24 अप्रैल का दिन है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल की डेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और एक क्वेश्चन जो और बनता है पंचायती राज व्यवस्था से कि जो पंचायती राज व्यवस्था है इसके तहत अगर कोई भी जो डिसीजन है वो लिया जाएगा वो केंद्र सरकार उसके ऊपर फैसला लेगी, राज्य सरकार। पंचायत के संबंधित कोई भी निर्णय है वो राज्य सरकार लेगी, क्योंकि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो राज्य सूची के अंदर आती है। जो पंचायती राज संशोधन हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, पंचायती राज एक्ट बना था। इस एक्ट के लागू होने के बाद भी कहीं कहीं पर आज भी जो है पंचायती राज जो है लागू नहीं है। उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, जैसे कि दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग, और जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल था जो अब शामिल नहीं है। इनमें जो है अभी भी जो है 73वें संविधान संशोधन जो लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था अभी भी यहाँ पर नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर जो है लागू नहीं है। एग्जामिनर जो है ऑप्शन में पूछ सकता है कि इनमें से कहाँ पर जो है पंचायती राज जो है लागू नहीं है। और पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। पंचायती राज से संबंधित कोई भी निर्णय है, कोई भी कानून है वो कौन बना सकता है? राज्य बना सकता है, क्योंकि ये राज्य सूची के अंदर आता है पंचायती राज।
और 11 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का प्रारंभ किया। पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था, हम सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर में। और उसके बाद 11 अक्टूबर को कहाँ से हुआ, आंध्र प्रदेश से। पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इकट्ठे थे और अब जो कि अलग अलग हो गए हैं। और जो आंध्र प्रदेश है इसमें क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज समझनी है कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले प्रायोगिक तौर पर, अगर एग्जामिनर पूछता है कि प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटर के तौर पे, एक एक्सपेरिमेंट करने के तौर पे, प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई, ये की गई आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्यों की गई, राजस्थान इसका ऑप्शन आंसर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि क्या लिखा है, प्रायोगिक यानी कि सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आंध्र प्रदेश में शुरुआत की गई थी कि ये सही रहेगा या नहीं रहेगा, जांचने के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कि प्रायोगिक तौर पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी आंध्र प्रदेश में। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले संवैधानिक तौर पर सबसे पहले किस राज्य से शुरुआत की गई थी पंचायती राज की, वो की गई थी राजस्थान के नागौर से। हरियाणा से एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, 22 अप्रैल 1994 में। 22 अप्रैल 1994 से हरियाणा में शुरुआत हुई पंचायती राज व्यवस्था की। और एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे बाद में पंचायती राज कहाँ लागू हुआ, मध्य प्रदेश। एमपी जो है सबसे लास्ट में पंचायती राज को लागू करने वाला प्रांत है। पंचायती राज में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो पंचायती राज है इसमें जो चुनाव होते हैं उसके लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, राजस्थान। और कब इन्होंने लागू की, 2014 में। 2014 में पहला राज्य राजस्थान था जिसने शैक्षणिक योग्यता को लागू किया पंचायती राज के चुनाव में। यानी कि पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा की कितनी, कैंडिडेट की कितनी जो है शिक्षा होनी अनिवार्य है पंचायती राज के इलेक्शन के लिए। सबसे पहले कौन था, राजस्थान। और दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा जो शैक्षणिक योग्यता लागू करता है पंचायती राज चुनाव में। और कब की हरियाणा ने, 7 सितंबर 2015 को। एक क्वेश्चन और बनता है कि किस संविधान की किस अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था आती है, 9वीं अनुसूची में आती है। और कौन सा अनुच्छेद है ये जो है, भाग 9 अनुसूची 11। अनुसूची 11 में आती है पंचायती राज व्यवस्था और 12 में आती है नगर पालिका। जो नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर परिषद है, वो आती है 12 में। और 11 में आती है पंचायती। और संविधान का कौन सा भाग है, 9वां भाग है। अनुच्छेद कौन सा है, 40 है। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 243 से लेके का से अणा तक। इसमें संविधान के संशोधन जो हुआ था 73वां, उसके अकॉर्डिंग 243 से 243 के कै से लेकर अणा तक इसमें कुछ दिया गया है कि सभाओं का प्रावधान और चुनावों का, ये भी जो है आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे लेकर अणा तक। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो 1989 में संविधान संशोधन हुआ और जो 1993 में संविधान संशोधन हुआ, उन दोनों का संबंध किससे है, पंचायती राज से है। जो 1999 में संविधान संशोधन हुआ था वो कौन से नंबर का था, वो था 64वें नंबर का संविधान संशोधन था। और 1993 में कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ, वो हुआ 73वें नंबर का। अगर एग्जामिनर पूछ ले कि 64वें नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये भी पंचायती राज से है। और 73वां संविधान संशोधन ये भी पंचायती राज से संबंधित है, पर इसमें कुछ कमियां थी, इसीलिए जो है दोबारा से ये किया गया था। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य प्रदेश है जिसने जो है अभी तक एसटी को पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया है। इसका आंसर है अरुणाचल। अरुणाचल में जो है 83वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत एक कानून बनाया गया 2000 में कि अरुणाचल प्रदेश में जो है एसटी है उनको पंचायती राज में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ना देने का कारण क्या था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एसटी की संख्या ज़्यादा है, इसलिए। भारत में पंचायती राज का उद्भव यानी कि पंचायती राज की शुरुआत मैंने आपको बताया कि शुरू से ही है, पर एक संवैधानिक तौर पर हर जगह से लागू करना अनिवार्य किया गया। ये किया गया 2 अक्टूबर 1959 से 73वें संविधान संशोधन के बाद। हम पहले एक इतिहास के क्वेश्चन कुछ पढ़ेंगे जहाँ से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है।
वैदिक युग में पंचायतों के बारे में हमें क्या मिला है? वैदिक युग में पंचायत जो प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ मिले हैं, हम सभी जानते हैं वैदिक युग के बारे में जो भी जानकारी मिली है वो संस्कृत ग्रंथों से ही मिली है। उन्हीं ग्रंथों से हमें जानकारी मिली है कि पंचायतन शब्द का यूज किया गया था उस समय में वैदिक युग में पंचायती राज से संबंधित। पंचायतन शब्द का अर्थ क्या था कि 5 लोगों को मिलकर एक आध्यात्मिक समूह, वो होता था पंचायतन। और ऋग्वेद में जो मिली है एक छोटी छोटी खुद की इकाइयाँ जिन्हें सभा, समिति और विधव का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। और इनमें भी जो है हमें जानकारी मिली है पंचायती राज की सभा, समिति और विधव के द्वारा। और वैदिक युग में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिला है। इसी तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, कभी वैदिक युग से, कभी ऋग्वेद से। महाकाव्य, हम सभी जानते हैं हमारा 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में पुर और जनपद, पुर अर्थात नगर और ग्राम। उस समय पर भी जो है 2 प्रकार के थे, नगर और ग्राम, यानी कि गांव और जो नगर है वो अलग अलग थे। रामायण के अध्ययन से इसके संकेत मिले हैं। महाभारत के शांति पर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मनुस्मृति में, हम सभी जानते हैं कौटिल्य के चाणक्य, उसमें जो है इकोनॉमिक्स की जो उनकी बुक लिखी गई है इसमें वहाँ के जो वहाँ का सामाजिक जीवन है उसके बारे में लिखा गया है। उसके अंदर भी उल्लेख है स्थानीय स्वशासन का। और मनुस्मृति में भी है। महाभारत के अनुसार ग्राम के एक ऊपर 10, 20, 100 और 1000 लोगों के जो ग्राम है वहाँ पर लोगों का कुछ समूह होता था। उनकी संख्या समूह की क्या थी? 10, 20, 100, 100। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाभारत के अनुसार जो ग्राम के ऊपर समूह थे उनकी क्या इकाइयाँ थी? 10, 20, 100, 1000। इस तरह से ऑप्शन देकर जो है पूछ सकता है। आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। और ग्राम का जो प्रधान था उसे क्या कहते थे? ग्रामिक। और दशिप यानी कि 10 गांव यानी कि 10 ग्रामों के ऊपर, यानी कि 10 गांवों के ऊपर के मुखिया क्या कहते थे? दशिप कहते थे। और ग्राम के मुखिया को ग्रामिक कहते थे। और जो संख्या थी वो शत, एक विषप अधिपति और शत ग्राम और अध्यक्ष और शत ग्राम पति, इन 3 भागों में बांटा गया था। विषप अधिपति, शत ग्राम अध्यक्ष और शत ग्राम पति, इनकी संख्या थी 20, 100 और 1000। प्राचीन समय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र ग्राम पंचायतों का उल्लेख हमें मिला है। नगर को पुर कहते थे। और मौर्य काल के बाद के समय भी जो है हमें पता चला है स्थानीय स्वशासन के बारे में, इनकी पंचायतों के ग्रामीण जनजीवन के बारे में। गुप्त काल में भी जो है जानकारी मिली है। और जो गुप्त काल में जो नाम थे उनमें कुछ अंतर आ गया था। जैसे जिले के अधिकारी को विषपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के नाम से जाना जाता था। इन सभी को आपको पता होना चाहिए कि नगर को क्या कहते थे? पुर कहते थे। और जो गुप्त काल है उसमें जो है जिले के अधिकारी को विषपति और ग्राम के प्रधान को ग्रामपति के रूप में जाना जाता है। यानी कि नाम के बारे में आपको विशेषकर नॉलेज होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गुप्त काल में ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम था। कि जो सब शासन की छोटी इकाई कौन सी थी? वो ग्राम थी। और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक था। और पंचमंडल और पंचायत जो कही जाती थी जहाँ पर जो है फैसले होते थे किसी भी प्रकार के द्वंद्व के। और ग्राम वृद्ध कौन होता था? जो ग्राम का एक प्रधान होता था, वो एक गांव का ही कोई वृद्ध होता था। और उनके ही कुछ 5 चुनिंदा सदस्य होते जो बूढ़े होते थे, वृद्ध होते थे। और हर्ष काल में भी इसकी व्यवस्था को जो है अपनाया गया था। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि हर्ष के किस शिलालेख में ग्राम का उल्लेख मिला है? हर्ष का शिलालेख है मधुबन में। सामकुंडा अभिलेख है जिसमें हमें जो है पंचायती राज के बारे में जानकारी मिली है। मध्यकाल हम सभी जानते हैं कि मध्यकाल कहाँ से शुरू होती है? ये होती है मुगलों के काल से, दिल्ली के सल्तनत से। और इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। यानी कि विभाजित करने को क्या कहते थे? विलायत कहते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुल्तानों के काल में दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्यों को जब प्रांतों में विभाजित किया था तो उसे किस नाम से पुकारा जाता था? इसका राइट आंसर है विलायत। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और ग्राम के शासन के जो अधिकारी हैं उनको 3 भागों में बांटा गया था। प्रशासन के लिए मुकद्दम, यानी कि जो प्रशासन के काम देखता था उन्हें मुकद्दम कहते थे। जो कर इकट्ठा करता वो पटवारी होते थे। और पंचों के साथ सहायता से जो भी झगड़े होते थे उनका निपटारा करता था वो कौन होता था? वो चौधरी होता था।
ब्रिटिश काल में कुछ जो है चेंज आएंगे। जो ग्राम पंचायतों की जो स्वायत्ता है, जो ग्राम पंचायतें खुद अपने द्वारा निर्णय ले लेती थी, उनके ऊपर कुछ जो है लगाम कसी जाएगी और उनकी शक्ति जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाती है ब्रिटिश काल में आकर। 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ, यानी कि जो प्रांत बट गए थे उनमें जो है स्थानीय संस्थाओं का उद्भव जो है धीरे धीरे शुरू हुआ। इसकी शुरुआत कब से हुई? 1870 से, क्योंकि जो 1870 में जो लॉर्ड मेयो बने थे उनके द्वारा पंचायती वित्तीय कार्य, जो पंचायती काम है, उन जो फाइनेंशियल प्रदान करने का काम किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। और जो लॉर्ड मेयो है ये एक मेयो प्रस्ताव लाए थे सुधार के लेकर कि किस तरह से जो स्वशासन जो है चला जा सकता है, स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि करे। जो स्थानीय शक्ति है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी जो शक्तियों में कैसे जो है वृद्धि की जाए और कौन इनके लिए उत्तरदायी है, ये लिखा गया था मेयो प्रस्ताव में। और जो लॉर्ड मेयो है, इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि लॉर्ड मेयो ने क्या करा था? पंचायत में वित्तीय कार्यात्मकता को प्रदान किया था। और दूसरा, लॉर्ड मेयो ने ही सबसे पहले जनगणना करवाई थी। अगर पूछा जाए कि जनगणना कराने का सबसे पहला श्रेय किनका था? लॉर्ड मेयो का था। पर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि रेगुलेशन, यानी कि जो जनगणना है उसके कराने में रेगुलेशन कब आया था? वो आया था 1881 में। 1881 के बाद जो जनगणना है वो हुई, पर कैसे हुई? एक रेगुलेशन बेस पर हुई। जैसे 1881 के बाद 10 साल बाद हुई 1891 में, जैसे पिछले हुई थी हमारी जनगणना 2011 में हुई थी, और अब कब होगी? 2021 में होगी। यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड रखा गया 1881 के बाद। अगर सबसे पहली जनगणना पूछी जाए वो कौन सी है? 1870 में लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। 1872 में 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी। और 1881 में रेगुलेशन बेस की शुरुआत किन के द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा, और ये लॉर्ड मेयो के द्वारा। और 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। अगर क्वेश्चन आए कि सबसे पहले जो शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि की अवधारणा कब प्रस्तुत की गई थी? 1870 में। 1857 का जब क्रांति हुई थी तो काफ़ी सारे फाइनेंस का जो है भारी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि फाइनेंस बहुत लगा था विद्रोह को दबाने के लिए। तो उस जो फाइनेंस था उसकी रिकवरी कैसे की गई थी? टैक्सों को लगाकर की थी। उस समय पर जो स्थानीय जो है सेवा थी प्रभावित हुई बहुत ज़्यादा। यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में स्थानीय शासन का जनक, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी शुरुआत हरियाणा में, जो इंडिया है उस कहाँ किन के द्वारा की गई? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है भारत में स्थानीय शासन की शुरुआत की गई। वर्ष 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारत में पंचायतों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास किया। 1872 में कांग्रेस सरकार ने CEH हाउस अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो CEH हाउस है इसकी अध्यक्षता, ये क्या था? एक सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का एक आयोग था, सत्ता को बांटने का, और इसकी अध्यक्षता में शाही आयोग का गठन किया गया। ये क्या था? एक शाही आयोग था जो कि सत्ताओं को विकेंद्रीकरण करने वाला था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है अधिनियम 1919 और अधिनियम 1935। जो अधिनियम 1919 है इसमें प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1919। ये क्या था कि प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन, ये द्वैध शासन क्या था कि जो प्रांत थे, इनकी छोटी छोटी जो रियासतें थी इन्हें पहले प्रांत कहते थे। ये क्या कर, इनके अंदर जो मेन पावर थी, यानी कि सरकार चलाने की जो मेन पावर थी वो ब्रिटिशर के हाथ में थी। जो हल्की फुल्की पावर थी वो ही लोकल जो व्यक्ति थे उनके पास थी, इंडिया के। प्रांत द्वैध शासन यही था कि जो सत्ता का केंद्रीकरण था वो मेन काम कर, जो सत्ता थी वो थी ब्रिटिशर के हाथ में। जो लोकल व्यक्ति थे इंडिया के, उनके पास जो है बहुत ही कम पावर थी, वो थी प्रांत द्वैध शासन। और इससे क्या थे, इंडियन जो थे वो प्रसन्न नहीं थे। और 1935 का अधिनियम क्या था? 1935 का अधिनियम ये था, इस अधिनियम के लागू करने के बाद
जो प्रांतों का अधिनियम था, प्रांतों का द्वैध अधिनियम, जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में अधिनियम के तहत, उसका अंत कर दिया गया। 1935 में प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन था उसका अंत कर दिया गया 1935 में, और उसकी जगह पर क्या लागू किया गया, केंद्र के अंदर द्वैध शासन, यानी कि केंद्र के अंदर अब दोहरा शासन होगा कि जो मेन सत्ता होगी किसके पास, ब्रिटिश के पास, और जो व्यक्ति है अलग चुने हुए उनके पास क्या होगी, बहुत कम सत्ता। यानी कि 1919 के तहत प्रांतों के अंदर और 35 के तहत केंद्र के अंदर द्वैध शासन आया था। अगर पूछा जाए कि प्रांतों के अंदर द्वैध शासन का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ, 1935। अगर पूछा जाए कि केंद्र के अंदर द्वैध शासन की शुरुआत कब से हुई, 1935 से हुई। अधिनियम 1919 के बाद अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अम्बेडकर जो थे इसके लिए प्रसन्न नहीं थे, उन्होंने विरोध किया था पंचायती राज व्यवस्था का। ये कहते थे कि अगर ऐसा हुआ तो ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो उस समय जो राज होगा उसमें जो दलितों का शोषण होगा। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो राम राज्य है ये किसका सपना था, ये गांधी जी का सपना था। और इंडिया के अंदर शुरुआत कब से हुई, 2 अक्टूबर 1959 से। ये इनके जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा इसकी जो शुरुआत की गई, कहाँ से, राजस्थान राज्य के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी भारत में पंचायती राज व्यवस्था की। जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसको लागू किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी 1957-58 में, इन्होंने इस पर काम किया था। 1959 में इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट पेश की थी, और उस रिपोर्ट के बिहाफ पर ही 3 स्तरीय इन्होंने सिफारिश की थी। 3 स्तर, यानी कि 3 स्तर पर राज्य का गवर्नेंस, यानी कि जो सेल्फ गवर्नेंस होगा लोकल पीपल्स का, वो 3 लेवल पर होगा। पहला जो सबसे ऊपर है जिला परिषद, बीच में पंचायत समिति और लास्ट में ग्राम पंचायत। अगर पूछा जाए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण का सबसे निम्न लेवल कौन सा है, ग्राम पंचायत। अगर मध्यवर्ती पूछा जाए तो पंचायत समिति, और सबसे ऊपर जिले के ऊपर कंट्रोल जिला परिषद, और जो बीच का जो जिला और ग्राम पंचायत के बीच का जो कंट्रोल होगा वो होगा पंचायत समिति के पास, और गांवों के ऊपर जो कंट्रोल होगा वो ग्राम पंचायत के द्वारा होगा। इनकी 3 स्तरीय जो ग्राम पंचायत का जो 3 स्तर की जो चुनाव हुआ था इसका, वो हुआ था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। जिला पंचायत, अब हम समझें कि जिला पंचायत क्या होता है। कई क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे जाएंगे कि जिला पंचायत क्या होती है। जिला पंचायत ये बिल्कुल टॉप पे आता है, इनके शीर्ष पे आता है। हमें शीर्ष पर जिला पंचायत होता है। इसका गठन प्रदेश के सभी राज्यों में होती है, और जो हमारा हरियाणा है इसमें 22 जिले हैं, और इस 22 पंचायतों के अंतर्गत अगर 50,000 जनसंख्या है तो उसके लिए एक निर्वाचन क्षेत्र जो है निश्चित किया गया है, यानी कि 50,000 जनसंख्या के लिए एक निर्वाचन क्षेत्र। और जिस जिले की जनसंख्या 5 लाख है या इससे कम है, वहाँ कम से कम 10 निर्वाचन क्षेत्र होने चाहिए। अगर जनसंख्या इससे भी ज़्यादा है तो अधिक से अधिक जो है 35 जो है निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जिले पंचायत के अंतर्गत कितनी जनसंख्या पर एक निर्वाचन हो सकता है, और अधिक से अधिक जो है कितने निर्वाचन जो है हो सकते हैं। ये किसके लिए है, जिला पंचायत, यानी कि पूरे जिले के लिए। क्षेत्र, यानी कि मीडिएटर होता है, बीच का होता है, जो बीच में काम करता है जिले के और गांव के। क्षेत्र जनपद पंचायत, इसे हम क्षेत्र जनपद पंचायत भी कहते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत में दूसरे नंबर पर यह आता है, और वर्तमान में हरियाणा में 126 जो है क्षेत्र जनपद पंचायतें हैं। 5,000 मतदाताओं की जनसंख्या पर एक जनपद पंचायत होगी। जहाँ पर यानी कि 5,000 वोट होंगी, वहाँ पर एक जनपद होगी। और निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। जैसे जिले में 35 से अधिक नहीं होगी, ऐसे क्षेत्र जनपद में 25 से अधिक नहीं होगी। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कुछ आरक्षण के प्रावधान भी इसमें हैं, जिन्हें जो है धाराओं के अंदर बांटा गया है। उन धाराओं को भी हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है आपसे डिस्कस करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो आरक्षण है उसका जो प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था में है। साथ ही महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया है, कितना, 33% का। पर जो हरियाणा है इसमें अब जो पीछे इलेक्शन हुए थे उसमें जो
हरियाणा की महिलाएं हैं उनको जो कितना आरक्षण दिया गया था 42, और ये धीरे धीरे जो है 50% पर जो है आरक्षण किए जाने की आशंका है हरियाणा के अंदर। और एक क्वेश्चन और बनता है यहीं से इम्पोर्टेंट हमारा कि जो पिछड़ा वर्ग है जो ओबीसी है क्या उनको आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में? पंचायती राज में ओबीसी को जो आरक्षण है वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है उनके कि वो किस तरह से आरक्षण प्रदान करेगा ओबीसी को। बाकी जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें जो है ओबीसी को कोई आरक्षण जो है प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी जो है राज्य अपने लेवल पर जो है ओबीसी को आरक्षण प्रदान करता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो पंचायत में एक प्रमुख और एक उप प्रमुख होता है, क्षेत्र पंचायत का खंड सचिव खंड विकास अधिकारी होता है, यानी कि जो क्षेत्र जनपद है इसका जो विशेष अधिकारी होता है वो कौन होता है? बीडीपी होता है। बीडीपीओ कहाँ होता है? क्षेत्र जनपद पंचायत, यानी कि जो बीच का लेवल है उस पर क्या होता है? बीडीपीओ। और ग्राम के लेवल पर क्या होता है? वीडीपीओ। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। वीडीपीओ वीडीपीओ कहाँ होता है? ये होगा विलेज वाला, और ये कौन सा होगा? ब्लॉक वाला, ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्रामर ऑफिसर। ग्राम पंचायत, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि करंट टाइम में हरियाणा में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? करंट टाइम में हरियाणा में है 6169 जो है ग्राम पंचायतें हैं। ये जो है ऑफिशियल डेटा से लिए गए हैं। और ग्राम कितने इस समय पे? 7656, ये ऑफिशियल है। बाकी जो वहाँ पर हमने देखे हैं जितने भी जो है दिखाई देते हैं कई जगह पर, जो ग्राम पंचायत का गठन है वो कितनी आबादी पर होता है? 1000 की आबादी पर होती है। और न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी सरपंच के लिए चुनाव के लिए खड़ा होगा 21 साल होगी। और जो ग्राम सभा है उसके लिए कितनी होगी उम्र? 18 साल। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष क्या होता है? ग्राम प्रधान होता है। और एक उप प्रधान, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एक उप प्रधान का भी चुनाव जो है गांव में किया जाता है सरपंच के अलावा, उसे उप प्रधान कहते हैं। और उसका चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है? उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि चुने हुए लोग ही जो है इसका चुनाव करते हैं। और ग्राम पंचायतों में 1000 जनसंख्या से कम वाले में कम से कम 10 वार्ड, और उससे ऊपर की जनसंख्या में अधिक से अधिक 20 वार्ड, यानी कि 10 वार्ड और 20 वार्ड से जो है ज़्यादा जो है वार्ड नहीं बन सकते। ईवीएम से कई तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? हरियाणा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ईवीएम क्या है? एक इलेक्ट्रिकल वोटिंग मशीन है। और ये क्या करती है? जैसे भी हम बटन दबाते हैं, ये जिस भी प्रत्याशी की हम बटन दाबते हैं उसके सामने उसका उम्मीदवार का चिन्ह होता है, उसके सामने बटन लगा होता है। जो भी कैंडिडेट जिसे जो है अपना चुना चाहता है उसी के ऊपर जो है बटन को प्रेस कर देता है और उसकी वोट उसे चली जाती है। अगर किसी स्थिति में ऐसा ना हो तो जो आवाज़ है वो नहीं आती। और इसके अंदर एक जो है नया बटन जो है जोड़ा गया है, इसे क्या कहते हैं? नोटा बटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नोटा। और नोटा बटन किस कलर का होता है? ये गुलाबी कलर का होता है। और 1982 में भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ पर हुआ? पारुल केरल के विधानसभा में हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1982 में भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कहाँ पर हुआ? पारुल जो है पड़ता है केरल के अंदर विधानसभा चुनाव में। और 1999 में ईवीएम का प्रयोग के द्वारा विधानसभा का चुनाव करवाया गया था। किस राज्य के द्वारा? गोवा। यानी कि गोवा ऐसा राज्य था जिनके द्वारा पूरा जो विधानसभा का चुनाव था वो ईवीएम के द्वारा किया गया। और 2004 में पहली बारी लोकसभा के चुनाव किससे हुए थे? ईवीएम से हुए थे। अगर पूछा जाए कि लोकसभा के जो चुनाव है पहली बारी ईवीएम के किस सन में हुए? 2004 में हुए। और गोवा राज्य था ऐसा पहला राज्य जिन्होंने पूरे विधानसभा का चुनाव किसके द्वारा करवाया? ईवीएम के द्वारा करवाया। और भारत निर्वाचन आयोग ने दिसंबर 2013 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम में नोटा अगर एग्जामिनर पूछे कि ईवीएम के अंदर नोटा बटन कब जो है जोड़ा गया? 2013 में। और नोटा बटन उपलब्ध कराने वाला इंडिया जो है विश्व का कौन से नंबर का देश है? कि 14वें नंबर का देश है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये नोटा है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, यानी कि जितने भी ऊपर बटन हैं इनमें से अगर प्रत्याशी किसी को भी जो है वोट ना देना चाहे
तो उसके लिए है नोटा बटन वो प्रेस कर सकता है, यानी कि वो किसी को भी इच्छुक नहीं है वोट देने की, नन ऑफ द अबव, इसे कहते हैं नोटा बटन। और ये किस कलर का होता है? ये पिंक कलर का होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका हम सेकंड पार्ट जो है जल्द ही अपलोड कर देंगे, उसे भी जो है आप एक बारी देख लीजिएगा।